लड़ाई ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल इजराइल पर गिर रही है, लेकिन इजराइल के बम ईरान पर गिर रहे हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल अमेरिकी अड्डे उड़ा रही है, लेकिन अमेरिका की मिसाइल ईरान में फट रही है, लेकिन यमन का आसमान नारों से क्यों गूंज रहा है? लेबनान में लगातार धमाके क्यों हो रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इराक की जमीन बारूद से क्यों जल रही है? जॉर्डन में बेचैनी क्यों है? सीरिया में हड़कंप क्यों है? हर लेकिन के आगे, हर धमाके के पीछे, हर बेचैनी के भीतर, हर मातम के नीचे कुछ नाम है जो अब आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक आएंगे। आप इन्हें ध्यान से सुनिए, फिर आगे की बात बताएंगे। कुदस फोर्स, हमास, हिजबुल्लाह, कतैब हिजबुल्लाह, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, असैब अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, कतैब सैयद अल शुहादा, बद्र संगठन, अल अश्तर ब्रिगेड, सराया अल मुख्तार, हूती, जनूबियन ब्रिगेड, फतेमियन ब्रिगेड, इराकी शिया मिलिशिया NDF ब्रिगेड 313। इन सब नामों के पीछे एक नाम कॉमन है और वो है ईरान। यूरोप, अमेरिका, इजराइल इन संगठनों को आतंकवादी कहते हैं, जबकि रूस, चीन और दुनिया के कुछ और देश इन संगठनों को आतंकवादी नहीं मानते। इन सब नामों को अगर दुनिया के नक्शे में डालें तो एक नया शब्द सामने आता है और वो है शिया क्रिसेंट। ये क्या है और क्यों दुनिया के कुछ पावरफुल देशों को यह आतंकी लगता है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दुनिया के नक्शे पर तबाही का आधा चांद बनाने वाले इस पूरे सिस्टम को देख लेते हैं। Evil ideology. אנחנו פועלים לקדם יעד נוסף, ליצור את התנאים עבור העם האיראני כדי שיוכל לסלק את משטר העריצות האכזרי
שרודה בו כמעט יובל שנים. They're evil and they're bad. It's a bad seed. ईरान और उसके समर्थन से चलने वाले संगठनों के नेटवर्क को आतंकवादी कहा जाता है, लेकिन ईरान और उसके समर्थन से चलने वाले संगठन इस दावे पर ध्यान नहीं देते। वो पलटकर हर उस देश को आतंकी कहते हैं जो उन्हें आतंकियों की लिस्ट में डालता है। वो तो डंके की चोट पर हर साल रमजान के आखिरी शुक्रवार को विश्व कुदस डे मनाते हैं। वीडियो में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तेहरान और ईरान के कुछ दूसरे शहरों की हैं। विश्व कुदस डे मनाने के लिए लोग घरों से बाहर आए। जब लोग सड़क पर नारे लगा रहे थे तभी बम धमाके हुए, लेकिन कोई अपनी जगह से हिला नहीं, नारे लगते रहे। वर्ल्ड कुदस डे मनाने के 3 कारण हैं। पहला, फिलिस्तीन की आजादी को मुद्दा बनाकर रखा जाए। दूसरा, इजराइल और जियोनिज्म का विरोध किया जाए। और तीसरा, यरूशलेम की मुक्ति के आंदोलन को जिंदा रखा जाए। इसकी शुरुआत 1979 में ईरान से ही हुई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने ही इसकी शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परंपरा मुख्य रूप से शिया मुसलमानों के बीच में ज्यादा प्रचलित है। इसे ईरान की उस महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा जाता है जिसमें ईरान दुनिया के मुसलमानों का सेनापति बनना चाहता है, दुनिया में इस्लामिक सत्ता को विस्तार देना चाहता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ईरान ऐसे संगठनों की मदद क्यों करता है जिसे दुनिया के कुछ पावरफुल देश आतंकी मानते हैं। ईरान इनको सपोर्ट करता है क्योंकि एक तो ऑब्वियसली शिया एंगल है, दूसरा एंगल यह है कि ईरान आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इनकी मदद करता है, क्योंकि ये जितने भी संगठन हैं इनकी कहीं ना कहीं कुछ आइडियोलॉजी आकर के इस्लाम और प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम पे आ जाती है। कट्टर शरिया वाला हो ना हो, बट फिर भी डेफिनेटली सॉफ्ट इस्लाम से मीडियम इस्लाम तक तो जाते ही हैं ये सारे संगठन। मिडिल ईस्ट में जिस तरह की जियो पॉलिटिक्स चली आ रही है उसका एक अहम कारण ये भी है कि बाकी के जो अरब देश हैं उनकी ईरान से अनबनी रहती है, और ख़ासकर इजराइल की तो अनबनी है ही है। तो उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए ईरान इन संगठनों को सपोर्ट करता है। ईरान ने एक ये नेटवर्क पैदा किया कुद्स फोर्स का। इसमें उसने अलग अलग देशों में अलग अलग आतंकी संगठन बनाए, जैसे यमन में होती, या लेबनान में हिजबुल्लाह, या गाजा में हमास। और हमास एक सुन्नी है, यानी कि ईरान जो एक शिया देश है उसने सुन्नियों को भी मदद की ये डिस्टिंक्शन हटाने के लिए कि मैं केवल शिया हूँ। मीन्स कि उसका इरादा ये था कि मैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक सरताज बन जाऊं, सेनापति बन जाऊं। और उसने जैसे सऊदी अरबिया और यूएई को दबाने के लिए कुछ समय पहले यमन के हूतियों से उनके ऑयल रिफाइनरीज पर हमले करवाए, ऐसे कि वो कई कई दिन तक जलते रहे थे। ये सिर्फ इसलिए कि ईरान मिडिल ईस्ट में सेनापति बनना चाहता है, इस्लाम का खलीफा बनना चाहता है। 1953 अमेरिका और MI6 वाला प्रोजन में दोनों को हथार दिया था, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार मुसद्दक। इसके बाद शाह ऑफ ईरान आ गया था। उसके बाद पूरी ईरान के अंदर है अमेरिकन, इजरायली, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है। लेकिन जब तक नया इस्लामिक सरकार आया था तो इसलिए उन्होंने एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट, एंटी इजरायली सेंटीमेंट शुरू हो गया, क्योंकि इजराइल में उसका एम्बेसी तहरान के अंदर बंद कर दिया था, उन्होंने फ़लस्तीनी वाले के खोल दिया था। और दूसरी बात, इस्लामिक रिवोल्यूशन आ गया था, मालूम हो गया था इजराइल का इंटेंशन क्या हो रहा है। इजराइल का इंटेंशन है पूरा फ़लस्तीन जो फ़लस्तीन खाती है और अल-अक्सा मोक्ष तोड़ने के लिए। तो ईरान सोच रहा था जैसे मुसलमान वाले लोग हैं उनकी सपोर्ट करना चाहते, और दे वांटेड टू बी लीडर इन द इस्लामिक वर्ल्ड, इसलिए यहाँ पर इजराइल के साथ में झगड़ा शुरू हो गया।
ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान को चलाने वाले बड़े अधिकारी और IRGC के कमांडर्स पर अमेरिका ने इनाम की घोषणा कर दी। इनाम की राशि करीब 1 अरब रुपए रखी। इस तरह से अमेरिका ने दुनिया को यह बताया कि ये लोग बड़ा खतरा है। लेकिन इससे पहले वर्ष 2004 में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने पूरी दुनिया को यह कहकर चौंका दिया था कि ईरान अरब देशों के बीच एक शिया क्रिसेंट तैयार कर रहा है। अब ये शिया क्रिसेंट क्या है, आइए इसे समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ईरान और उसके आसपास के इलाके में कितने शिया हैं। पाकिस्तान में 10 से 15%, अफगानिस्तान में 10 से 15%, ईरान में 90 से 95%, अजरबैजान में 65 से 75%, तुर्की में 10 से 15%, सीरिया में 15 से 20%, इराक में 65 से 70%, सऊदी अरब में 10 से 15%, यमन में 35 से 40%, ओमान में 5 से 10%, लेबनान में 40 से 50%, जॉर्डन में 1% से कम, UAE में 10%, कतर में 10%, बहरीन में 65 से 75%, कुवैत में 20 से 25%। इस पूरी आबादी के विस्तार में शियाओं को एक पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर ब्लॉक में बदलने की रणनीति को ही शिया क्रिसेंट कहा जाता है। आप मान लीजिए क्रिसेंट आर्क है, जो कि हो गई आपकी निकलती यहां से ईरान, सीरिया, इराक के कुछ पोर्शंस एंड देन लेबनान तक पूरा एक क्रिसेंट जाता है, जैसे चंद्रमा का आधा एक। इसमें हूती यमन भी जुड़ गया, हालांकि हूती कॉन्टिन्यूएशन में नहीं जोग्राफिकली। तो शिया क्रिसेंट कहना तो हो गया ज़्यादा टॉकिंग अबाउट द डेमोग्राफी इस इलाके की, कि इन देशों में शिया लोग मेजॉरिटी में हैं, राइट। बट उसको आतंकी भी इसलिए ऐड ऑन हो जाता है क्योंकि इन देशों से आतंकी ग्रुप भी निकले हैं। हिजबुल्लाह निकला है, बाय द वे पैलेस्टाइन भी इसमें आता है और उनका आतंकी ग्रुप है हमास, ठीक है। हूतीज़ हैं, हूतीज़ तो पूरा एक देश है। ये जो रीजन्स हैं, ये जो देश हैं शिया क्रिसेंट के, या संगठन जो भी हम कहें, हूती हो गए, हिजबुल्लाह हो गए, इनको पॉपुलर सपोर्ट है अपने देश में। बट हाँ, उसमें से कुछ लोग इनके रेडिकल बन जाते हैं, जो कि ईरान की आइडियोलॉजी और ईरान की पावर गेम्स में ईरान को मदद करते हैं। शिया क्रिसेंट को ठीक से समझने के लिए हम इस इलाके का एक और नक्शा आपके सामने रखते हैं। इसे एक बड़े थिंक टैंक ने बनाया है। इस नक्शे में एक बड़ा हिस्सा एक खास रंग में रंगा हुआ है। माना जाता है कि ईरान इस पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाना चाहता है। इसकी जरूरत क्यों है, इसे समझिए ऐसे कि मिडिल ईस्ट और एशिया के पूरे हिस्से में जहां जहां मुस्लिम हैं, वहां पर शिया और सुन्नी का बड़ा भेद माना जाता है। सुन्नी विचारधारा का झंडा बरदार सऊदी अरब को मानते हैं, जबकि शिया का कर्णधार ईरान है। हम क्यों हमेशा वेस्ट को, यूरोप को, अमेरिका को अपना माई बाप समझने लगते हैं? इस गुलामाना ज़हनियत से हमें बाहर आना चाहिए कि उन्होंने अगर किसी को अच्छा कह दिया तो हम कहें कि बहुत अच्छा है, उन्होंने अगर किसी को दहशतगर्द कह दिया है, बुरा कह दिया है, तो हम भी कहें कि चूंकि अमेरिका ने उसको दहशतगर्द कहा है, टेररिस्ट कहा है, लिहाजा हम भी टेररिस्ट कहेंगे। नहीं, टेररिस्ट वो होता है जो बेगुनाहों को मारता है। दहशतगर्द कौन है देखना है तो आप ये देखिए कि फिलिस्तीन के अंदर 75 साल से कौन बर्बरियत दिखा रहा है, कौन दहशतगर्दी कर रहा है। इराक में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, लबनान में, और इससे पहले वियतनाम में, और पूरी दुनिया में, हिरोशिमा में, नागासाकी में किसने एटम बम बरसाए हैं, किसने कत्ल व गारतगरी का बाजार गर्म किया है, ये हमें देखना होगा। ये हमारे लिए क्लियर करेगा कि कौन दहशतगर्द है। अमेरिका और यूरोप के और वेस्ट के कहने से हम किसी को दहशतगर्द मान लें, ये नहीं हो सकता। हमें देखना होगा क्या दलील है किसी को दहशतगर्द कहने की और क्या नहीं है।
ईरान इतिहास में सफ़वी परंपरा से जुड़ा है, जिसका समय है 1501 से 1736। सऊदी अरब वहाबी या सल्फी परंपरा से जुड़ा हुआ है। सफ़वी राजाओं ने ही ईरान में शिया को राजधर्म का दर्जा दिया था। ये बात ओटोमन या सुन्नियों से संघर्ष की वजह बनी थी। 1744 में मोहम्मद इब्न सऊद के साथ वहाबी विचारधारा का गठबंधन हुआ। वहाबी सुन्नी इस्लाम में कट्टरपंथी सुधार आंदोलन माना जाता है। इसके बाद ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के कट्टर विरोधी कहे जाने लगे। ईरान में 1779 में जब इस्लामिक क्रांति सफल हो गई तो दोनों ओर से इस्लाम के सेनापति बनने की कवायद काफी तेज हुई। यहाँ ईरान अमेरिका और पश्चिमी दुनिया से दूर होता चला गया, जबकि सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्क धीरे धीरे अमेरिका और पश्चिम दुनिया के करीब आते गए। 1953 में ईरान में एक अच्छा खासा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। उसने अपनी तेल कंपनीज को नेशनलाइज करना शुरू करा, तो ब्रिटेन ने और अमेरिका ने उसको, CIA ने उसको सत्ता से उतरवाया, उसको जेल में डलवाया और वो मर गया। और शाह जो था रजा पहलवी, वो तो ऐसी सेरेमोनियल शाह था, उसको पावर्स दिलवा दी। और शाह ने ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज किया। शाह ने जो तेल बेच के डॉलर आए उससे अमेरिका से बड़े बड़े वेपन्स खरीदे। शाह ने अपने देश के अंदर ही सीक्रेट पुलिस ऐसी बना दी कि वो इसके अपोनेंट्स को टॉर्चर करती थी, किडनैप करती थी, मारती थी। तो जब 79 में ईरान की जनता त्रस्त हो गई, बड़ी तादाद में सड़कों में आई, तभी तो रेवोल्यूशन हुआ। तो वो जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें था डेथ टू अमेरिका। सऊदी अरब में मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है, इसलिए माना जाता है कि इसे मुस्लिमों के बीच में एक नेचुरल बढ़त है। शायद यही वजह है कि ईरान यरूशलेम में कब्जे की लड़ाई का सेनापति बन गया है, जहां ईसाई, यहूदी और मुस्लिम धर्मों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हैं और जिन पर कब्जे की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है। ईरान ने फिलिस्तीन का खुला समर्थन भी किया, इजराइल के खिलाफ खुलेआम झंडा फहरा दिया। ऐसा करके उसने ये दावा किया कि वो इस्लाम का सच्चा सिपाही है। लेकिन जब ईरान संकट में फंसा तो किसी बड़े मुस्लिम देश ने अमेरिका, इजराइल के खिलाफ उसका समर्थन नहीं किया। मुस्लिम देशों के बीच में आपस में कंपटीशन है कि कौन बड़ा खलीफा। टर्की भी अपने को बनाना चाहता है, ईरान भी अपने को कहता है, इधर सऊदी भी अपने को कहता है। तो एक तो बिग पावर कंपटीशन वो है। दूसरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है और काफ़ी सारे ये जो अरब देश हैं ये अमेरिका के सपोर्ट में हैं। मोनार्कीज हैं, अमेरिका को इन्होंने मिलिट्री बेसिस दे रखे हैं। अरब जो देश हैं काफ़ी सारे अमेरिका से अच्छी दोस्ती बनाते रहते हैं। तो ईरान को एक वो भी इनसे है कि भाई यहाँ तो अमेरिका ने मेरे देश में डेमोक्रेसी का कत्ल किया, मेरे यहाँ डिक्टेटर बिठाया, मैंने जब रेवोल्यूशन करके हटा दिया है तो इजराइल भी अब कहता है कि ये तो डेथ टू इजराइल कहता था। तो ये व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, जिसके कारण ईरान और अरब देशों के बीच के रिश्ते, और एक और एंगल भी है, शिया सुन्नी का एंगल भी है, इन सब की कॉम्प्लिकेशन मिक्स्ड है। इतिहास और विचार के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तो शिया क्रिसेंट में सबसे बड़ा नाम सामने आता है हिजबुल्लाह। इस इलाके में हिजबुल्लाह का विस्तार क्षेत्र देखें तो पता चलता है कि मध्य पूर्व में लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, बहरीन, फिलिस्तीन, अफ्रीका में सियरा लियोन, सेनेगल, गाम्बिया, आइवरी कोस्ट, कांगो, यूरोप में फंडिंग और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, लैटिन अमेरिका में भी फंडिंग और क्रिमिनल नेटवर्क के रूप में हिजबुल्लाह के फुटप्रिंट्स मिलने का दावा किया जाता है। हिजबुल्लाह जो है ईरान के माध्यम से खड़ा किया गया। इस समय भयंकर हमले हो रहे अमेरिका और इजराइल की तरफ से, और हिजबुल्लाह जो है जिसको खड़ा करने वाला ईरान है, उनका हक बनता है कि हर प्रकार से ईरान की मदद करें, और इसीलिए वो बहुत बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं। इजराइल की गलतफहमी थी कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर उसको डिग्रेड कर दिया हुआ है और उसकी बाकी क्षमता जो है ना के बराबर है। वास्तव में हिजबुल्लाह अभी भी काफ़ी से ज़्यादा ताकतवर है
उनके काफ़ी ज़्यादा रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल से लड़ने के क्रम में हिजबुल्लाह का नाम लिया जाता है। इसने पूरी दुनिया में रॉकेट हमले की रणनीति को प्रचलित किया। रॉकेट, शिप और एंटी टैंक मिसाइल भी इसके प्रमुख हथियार हैं। इजराइल के घरेलू हिस्सों में लेबनान से छूटने वाले हिजबुल्लाह के रॉकेट बहुत कहर ढाते हैं। इजराइल भी अक्सर हिजबुल्लाह पर भारी हमले करता है। At that time we were already in the home shelter. हमले के समय हम होम शेल्टर में थे, दरवाजे बंद थे, फिर भी पूरा होम शेल्टर हिल रहा था। हमें घर में भारी धमाका सुनाई पड़ा। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हो रहा है। हमें डर था कि हमले में कहीं हमारी ग्रैंड मॉम को कुछ हो न गया हो या फिर हमारे घर में आग न लग गई हो। 1 मिनट पहले जहां हम थे वहां पर छत हमारे बेड पर गिर गई थी। होम शेल्टर्स ने हमारी जान बचा ली। मेरी दादी भी होम शेल्टर में चली गई थी, तो वो भी सुरक्षित हैं। उनकी उम्र 87 साल है। उनका पूरा घर गिर चुका है। अगर वो अपने बेड पर होती तो आज हमारे बीच नहीं होती। Stay in our beds. हिजबुल्लाह ईरान की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस रणनीति में इराक, सीरिया, यमन, फिलिस्तीन को ट्रेनिंग, हथियार और सामरिक सहायता देता है। इस आधार पर कहा जाता है कि ईरान इस पूरे इलाके में हिजबुल्लाह की मदद से अपना एजेंडा आगे बढ़ाता है और इनकी हिंसक गतिविधियों से दुनिया की शांति को चुनौती मिलती है। लेबनान की जो टोटल पॉपुलेशन है करीब 4 करोड़ है। उसमें से आधी से ज्यादा पॉपुलेशन हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है। लेबनान की पार्लियामेंट में 128 सीटें हैं, 14 सीटें हिजबुल्लाह की हैं और इसके सपोर्टिंग कोएलिशन पार्टनर्स जो हैं इन सब की मिलाकर के 60 सीटें हैं लेबनान की पार्लियामेंट में। तो ये जो रीजन्स हैं, ये जो देश हैं शिया क्रिसेंट के या संगठन जो भी हम कहें, हूती हो गए, हिजबुल्लाह हो गए, इनको पॉपुलर सपोर्ट है अपने देश में। बट हाँ, उसमें से कुछ लोग इनके रेडिकल बन जाते हैं जो कि ईरान की आइडियोलॉजी और ईरान की पावर गेम्स में ईरान को मदद करते हैं। तो ये विडंबना है दुनिया में कि आपका फ्रीडम फाइटर मेरा टेररिस्ट, मेरा टेररिस्ट आपका फ्रीडम फाइटर। अक्टूबर 2023 फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ने वाले हमास ने इजराइल पर घातक हमला किया था। इसे अल अक्सा फ्लड का नाम दिया गया। 20 मिनट में इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए। नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में नाचते गाते निहत्थे लोगों पर हमला किया। मोटरसाइकिल, कार, पैराग्लाइडर से हमलावर आए थे। इसमें करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी। 251 लोगों को बंधक बनाया गया था। 1973 के योम किप्पूर युद्ध के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन पर युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण हमला हुआ। इस दौरान हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला किया। हूती भी एक्टिव हो गया। इसके बाद इजराइल ने हर मोर्चे पर प्रहार किया और यही युद्ध ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध तक खिंच गया। हमास ने पूरे गाजा में जमीन के नीचे बड़े पैमाने पर सुरंग बना रखे। अस्पतालों और स्कूलों के नीचे हमले के अड्डे तैयार किए। वहां भी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। एयर स्ट्राइक के बाद पैदल सेना ने भी हमला किया। इस दौरान इजराइल ने कई बार अमेरिका की बात भी नहीं मानी। 29 सितंबर 2025 में ट्रंप ने गाजा पीस प्लान का ऐलान किया। इजराइल पर हमास के हमले को ईरान ने सही ठहराया। अयतुल्लाह खमेनेई ने
10 अक्टूबर 2023 में कहा था, हम उन लोगों के हाथ चूमते हैं जिन्होंने इस हमले की योजना बनाई। ये एक विनाशकारी भूकंप है जिसने ज़ियोनी शासन की अहम संरचनाओं को नष्ट कर दिया। इस दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर नसरल्लाह को भी एक एयर रेड में मार डालने का दावा किया था। ईरान पर जब अमेरिका और इजराइल ने 2026 में हमला किया तो लेबनान के बेरूत पर भीषण हमले हो रहे हैं। वहां पर हिजबुल्लाह के ऊपर एक्शन जारी है। इस बार इजराइल अमेरिका का जो ईरान के साथ युद्ध हो रहा है, इसमें हिजबुल्लाह खुल के सामने आया और वो लगातार इजराइल के ऊपर फायर कर रहा है। पर हूथी कुछ शांत बैठे, क्योंकि अगर हूथी भी एक्टिव हो जाते हैं तो रेड सी के ऊपर काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। पहले ही गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद किया हुआ है और रेड सी भी बंद हो जाता है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा दुनिया के लिए। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या पिछले साल इनकी लीडरशिप को इजराइल ने और अमेरिका ने अटैक्स के द्वारा ख़त्म कर दिया था? उसके बाद जो काफ़ी बड़ी संख्या में इनके भंडार और हथियार गोला बारूद को ख़त्म कर दिया था। क्या नई लीडरशिप डरती है कि इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है, तेज है कि यदि किसी ने ज़्यादा बोला तो उसको मार दिया जाएगा? तो ये सब हो सकता है, या वो थोड़ी देर बाद एंट्री करें। इस समय में इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर वो एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली दुनिया के लिए एक और मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि रेड सी से अगर मूवमेंट बंद हो जाती है तो फिर कीमतें और ज़्यादा बढ़ेंगी, सामान का आयात निर्यात काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और केप ऑफ गुड होप के थ्रू आना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबा रास्ता पड़ेगा। समुद्र में जलते 3 टैंकर्स की ये तस्वीरें वर्ष 2024 की हैं, जिन्हें जारी करने वाले संगठन का नाम हूती है। हूती यमन में ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है। जब हमास के नेता हानिया को इजराइल ने खोज कर मार डाला तो राजधानी सना में हूती ने भीषण प्रदर्शन किया था। ये तस्वीरें उसी समय की। हूती भी ईरान और हिजबुल्लाह की तरह अपने वो वीडियो जारी करता है जिसमें वो इजराइल के ड्रोन को मार गिराने का दावा करता है। इजराइल लगातार हूती पर हमले करता है। इजराइल ने उसके मिलिट्री चीफ अब्दुल करीम अल घमारी को मार दिया। अल ताहिर जिले में भीषण बमबारी करके उजाड़ दिया। यमन के हवाई अड्डे पर बम गिराकर विमान को जला दिया। इसके बावजूद हूती का दम खत्म नहीं होता। वो लगातार ईरान के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ऐसे कदम उठाता है जो ईरान के दुश्मनों को परेशान करे और दुनिया की शांति को खतरे में डाले। आतंकी संगठन कहा जाता है। वहाँ आप उनके देश में पूछिए ना उन लोगों से, वो तो वहाँ के पेट्रियट्स हैं, वो तो वहाँ के नेशनलिस्ट हैं। यमन पूरे की पॉपुलेशन जो है करीब 6 मिलियन 60 लाख लोगों की है। उस 60 लाख में से हूती जो हैं, इन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया है। 2/3 तो हूती हैं, तो 6 मिलियन में से करीब 3 से 4 मिलियन हूती हैं। तो आप उनको सबको आतंकी तो नहीं कह सकते ना। परंतु बात यह है कि उनमें काफ़ी तादाद में ऐसे लोग हो जाते हैं जो आतंकी रेडिकल हैं और जाकर के वायलेंस करते हैं। इराक में जब सद्दाम हुसैन का अंत हुआ तो ईरान की शह पर शिया प्रधान शासन का उभार हुआ। इसकी वजह से सुन्नी नाराज हो गए। यहाँ पर AQI नाम का संगठन बना जो बाद में ISIS बन गया। बगदादी के नाम से कुख्यात हुए इस आतंकवादी संगठन का निशाना ईरान भी था। बाद में ईरान के मुसूल, फजुल्ला और सीरिया के एलेप्पो और रक्का के बीच एक टेरर कॉरिडोर बन गया। सीरिया में ईरान समर्थित असद की सरकार थी। उसने अपने विरोधियों के खिलाफ पहले IS को शह दी, बाद में उसी पर भारी पड़ा। असद के विरोधियों के खिलाफ रूस और ईरान ने सीरिया की मदद की, लेकिन IS उभरता गया।
जहां भी ईरान की राजनीति को हिंसा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ISIS के खिलाफ ईरान बड़े पैमाने पर बिल्कुल उसी माफिक था जैसे कि बाकी 65 देश थे। 65 देश मिलकर अल बगदादी को उन्होंने मारा। ISIS अभी भी जिंदा है अफगानिस्तान के अंदर और अभी भी दुनिया भर के लिए थ्रेट है। इस्माइल कानी ये ईरान के कुदस फोर्स के चीफ कहे जाते हैं। ये वो फोर्स है जिस पर ईरान के समर्थन से चलने वाले ऐसे संगठनों को मैनेज करने का आरोप है जिन्हें आतंकी कहा जाता है। कुदस फोर्स के बारे में दावा है कि यह सेना ईरान से बाहर उनके हितों की रक्षा करती है। कुदस फोर्स को हूती, हिजबुल्लाह, हमास जैसे कई और संगठनों की सप्लाई लाइन कहा जाता है। इस्माइल कानी से पहले कासिम सुलेमानी कुदस फोर्स के चीफ थे। उन्हें अमेरिका ने इराक के बगदाद हवाई अड्डे के बाहर ड्रोन हमले में मार दिया था। कुछ फोर्स वो फोर्स है जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, हुती है, कतैब हिजबुल्लाह है, अल बदर है, यानी कि ऑक्टोपस ईरान की जो आतंकी प्रॉक्सीज हैं वो हैं। और वो जो कासिम सुलेमानी मारा गया था, उस कासिम सुलेमानी ने ही इस कुद्स फोर्स को ताकतवर बनाया और मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों के अंदर इसे पहुंचाया ताकि ईरान इनके सहारे जो चाहता है वो दूसरे देशों में करवा सके। ईरान की पॉलिसी पहले खुद लड़ने की नहीं थी, उसकी पॉलिसी थी कि कुछ फोर्स के जरिए वो दूसरे देशों में अपनी मर्जी को मनवा सके। ईरान के इस प्रॉक्सी स्टाइल को उसके समर्थक अलग तरह की रणनीति मानते हैं और ईरान को इस कला का उस्ताद बताते हैं। दावा किया जाता है कि ईरान अपने ताकतवर दुश्मनों से सीधे लड़ नहीं सकता, लेकिन अपने अस्तित्व और जलवे के लिए वो इनको इंगेज करके रखता है। इसका ऐलान बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में पूरी दुनिया के सामने किया था। Who shouts death to America? Is it A, Iran, B, Hamas? अमेरिका को मौत की धमकी कौन दे रहा है? ए ईरान, बी हमास, सी हिजबुल्लाह, डी हूती, या ई उपरोक्त सभी सही। दूसरा प्रश्न, किसने अमेरिकियों और यूरोपियों की बेरहमी से हत्या की है? ए, क्या ये अल कायदा है? बी हमास, सी हिजबुल्लाह, डी ईरान, या ई उपरोक्त सभी फिर से सही। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दुश्मन हम सभी से नफरत करते हैं। वो इस आधुनिक दुनिया को वापस अतीत के हिस्सा कट्टरता और आतंक के युग में वापस लाना चाहते हैं। आप में से कई लोग समाजों के कट्टरपंथी इस्लामिक लहर को पहले से ही महसूस कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि इजराइल आपकी लड़ाई लड़ रहा है। मैं आपको ये गुप्त बात बताना चाहता हूँ। कई नेता जो सार्वजनिक रूप से हमारी निंदा करते हैं, निजी तौर पर हमें धन्यवाद देते हैं। 2024 में जब सीरिया के एलेप्पो में कीमर्स पुर हाशमी मारा गया तो ईरान ने उसकी जिम्मेदारी ली, इसे IRGC का कमांडर बताया और उसके जनाजे में भारी भीड़ उमड़कर सड़कों पर आई। ये सबूत है इस बात का कि ईरान उस पूरे खित्ते में ऐसे संगठनों की मदद करता है जिन्हें दुनिया आतंकवादी कहती है और दुनिया इसे ही आधे चांद की तबाही भी कहती है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम एशिया युद्ध से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक IRGC के मेजर जनरल का बड़ा बयान आया है। युद्ध खत्म करना हमारे हाथ में है, ये कहना है IRGC के मेजर जनरल का। ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त रखी है, ईरान के नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। फारस की खाड़ी से अमेरिकी वापस जाएं, ये कहना है IRGC का। پایان جنگ هم در دست ماست. ما زمانی به پایان جنگ نگاه میکنیم که اولا تمام خساراتمون رو از آمریکا خواهیم گرفت. ثانیاً به یک تضمین 100% باید از آینده برسیم که اون بدون خروج آمریکا از خلیج فارس امکان پذیر نیست.
ईरान में युद्ध का आज 15वां दिन है और अब तक ईरान उतनी ही ताकत से अमेरिका और इजराइल से लड़ा है जितनी कि वो पहले दिन ताकत दिखा रहा था। मुश्तबा खamenei के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से ईरानी हमले और आक्रामक हो गए। मुश्तबा से लेकर तमाम नेता अंडरग्राउंड हैं और अमेरिका के लिए सरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में अमेरिका ने अब ईरान के शीर्ष नेता और मोर्चा संभाल रहे कुल 10 लोगों पर $1 करोड़ यानी 92 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित कर दिया है। साफ कह दिया है कि पता बताओ इनाम पाओ। तो दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में भी अमेरिका के लिए इनाम घोषित किया गया, यानी दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन के बीच अब इनाम वर्सेस इनाम वाली जंग भी छिड़ गई है। चौदह दिन बाद भी युद्ध वाला कोहराम मचा हुआ है। न ईरान झुकने को तैयार और न ही ट्रंप पीछे हटने को तैयार। अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद वो ईरान पर कब्जा नहीं कर पा रहा है। ईरान के लीडर्स ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सुरक्षा चक्र से लेकर आक्रमण का ऐसा जाल बिछाया है जिसे भेद कर ट्रंप की सेना मुज्तबा खamenei और IRGC के कमांडर्स तक नहीं पहुंच पा रही। ऊपर से खamenei इस बैक के नाम से वो अमेरिका को चेतावनी भी दे रहे हैं। ऐसे हालात में अमेरिका ने इनाम वाला माइंड गेम चला है। अमेरिका ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei और IRGC के टॉप कमांडर सहित ईरान के कुल 10 अहम शख्सियतों के लिए $1 करोड़ यानी करीब 92.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। ये वो पोस्टर है जिसमें अमेरिका को परेशान करने वाले 10 ईरानी चेहरे हैं। इनमें पहला चेहरा मुज्तबा खamenei का है, जिनके होने का मतलब है ईरान में सत्ता का नियंत्रित रहना, जिनके होने का मतलब है कि अमेरिका की ईरान में सत्ता पलट की कोशिश का विफल हो जाना। उन्हें पकड़कर या मारकर ही अमेरिका ईरान में आगे कोई दावा कर सकता है, क्योंकि उनकी ताजपोशी के बाद से ईरान और ज्यादा एकजुट नजर आ रहा है। दूसरे बड़े नेता हैं अली असगर हिजाजी। ये सुप्रीम लीडर ऑफिस में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जिन्हें मुज्तबा खamenei की एक जानकारी रहती है। मुज्तबा की सुरक्षा में कौन है, उन्हें कहाँ रखा गया है, ये सब कुछ अली असगर को पता होता है। उसके बाद ईरान के रक्षा काउंसिल के सेक्रेटरी और मुज्तबा खamenei के सलाहकार हैं, जिनके पकड़े जाने का मतलब है मुज्तबा से लेकर रक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर लेना। उनके बाद इनाम के दायरे में सुप्रीम लीडर ऑफिस में सैन्य सलाहकार मेजर जनरल यहिया रहीम सफ़ी और मिलिट्री ऑफिस के चीफ हैं, जिनके पकड़े जाने का मतलब है ईरान के सैन्य कमांड के अहम चक्रव्यूह को भेद लेना। इसके बाद इनाम के दायरे में आते हैं अली लारिजानी, जो अपने बारूदी बयानों से लगातार अमेरिका को चिढ़ाते रहे हैं, धमकाते रहे हैं। कहने को तो लारिजानी सुप्रीम कमांडर ऑफिस के सलाहकार और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं, लेकिन असल में वो ईरान की सैन्य ताकत के बहुत बड़े अहम किरदार हैं। वो अयातुल्ला खamenei से लेकर राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बहुत करीबी रहे हैं, IRGC का हिस्सा भी रहे हैं। पढ़े लिखे लारिजानी जनता में खासे लोकप्रिय हैं। शुक्रवार को कुद्स डे के मौके पर वो नजर भी आए थे। इसके बाद अमेरिका के इनामी कोटे में आते हैं ईरान के गृह मंत्री ब्रिगेडियर जनरल इस्कंदर मोमिनी, खुफिया और सुरक्षा विभाग के मंत्री इस्माइल खातिब और IRGC के कमांडर। इन तीनों को अमेरिका के गुप्तचर और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दिन रात ढूंढ रही है। इनमें भी IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अहमद वाहिदी प्रमुख हैं, जिन्हें अयातुल्ला खamenei की मौत के बाद IRGC का चीफ बनाया गया था। खुफिया सैन्य अभियानों के लिए बेहद खतरनाक माने जाते हैं। हिजबुल्लाह, हुती, हमास और शिया मिलिशिया नेटवर्क के निर्माण में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। माना जा रहा है ईरान के मौजूदा पलटवार के सही मुख्य 10 किरदार हैं, जो अमेरिका के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इन सभी को पोस्टर में दुनिया भर की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल बताया गया है। उसके नीचे लिखा गया है कि रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के जरिए एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या टोर नेटवर्क पर उपलब्ध सुरक्षित चैनल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। जानकारी देने वाले को दूसरे देश में सुरक्षा के साथ साथ रहने की व्यवस्था का भी भरोसा दिया गया है।